आप सभी छात्रों को मिथिला कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। छात्रों, कल का जो आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा, उस एग्ज़ाम में जाने से पहले इस यूट्यूब चैनल पर जितने सारे ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव के मॉडल सेट को अच्छे तरह से देख लीजिएगा। कुछ आपको सब्जेक्टिव के भी मॉडल सेट मिलेंगे, जिसको भी देख लीजिएगा, और कुछ कल हम प्रश्न भी देंगे, अकाउंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बनाकर भेजेंगे, जिसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। आज बच्चों हम आपको मॉडल सेट नंबर 4 ऑब्जेक्टिव का बताने वाले हैं। और इस मॉडल सेट नंबर 4 के अंतर्गत हम आपके पास 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, वह क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्न में से कौन लाभदायकता अनुपात नहीं है? कौन सा अनुपात? लाभदायकता अनुपात। यानी मेरे प्यारे बच्चों, लेखांकन अनुपात 4 प्रकार के होते हैं। तरलता अनुपात, क्रियाशीलता अनुपात, लाभदायकता अनुपात, शोधन क्षमता अनुपात। ये आपको 2 नंबर में या 5 नंबर में पूछेगा। लेखांकन अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है जो लाभदायकता अनुपात में कौन नहीं आता है? नोट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो, यह भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। करंट रेशियो, बच्चों यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं। और संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो, यह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। तो लाभदायकता अनुपात कौन नहीं है? चालू अनुपात यानी कि करेंट रेशियो। अगर एग्जाम में आपको कहा जाए जो लाभदायकता अनुपात के प्रकारों को लिखें, तो 3 प्रकार तो यहाँ से आप जरूर लिख सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसके अलावे भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन 2 नंबर में आपको 2 या 3 पूछा जाएगा। तो लाभदायकता अनुपात में क्या सब होगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी सकल लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो शुद्ध लाभ अनुपात, और संचालन अनुपात ऑपरेटिंग रेशियो, और संचालन लाभ अनुपात यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें से कौन सा लाभदायकता अनुपात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों? तो करेंट रेशियो जो है वह आपका नहीं है, क्योंकि करंट रेशियो जो होता है वह तरलता अनुपात होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋण समता अनुपात है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। और ऋण समता अनुपात जो आते हैं वह तरलता अनुपात में नहीं आता है, क्रियाशीलता अनुपात में नहीं आते हैं, शोधन क्षमता अनुपात। तो ऋण समता अनुपात जो मेरे प्यारे बच्चों होते हैं वो होता है शोधन क्षमता अनुपात यानी सोलवेंसी रेशियो। शोधन क्षमता अनुपात यानी क्या होता है? सोलवेंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लाभदायकता अनुपात को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो लाभदायकता अनुपात को जो व्यक्त किया जाता है वो आपको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें? प्रतिशत में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तरलता अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्तियों को डॉट डॉट से भाग देने से। तरलता अनुपात यानी क्विक रेशियो, या इसको आप लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हैं। तो क्विक रेशियो बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है, सूत्र भी यहाँ पूछा जा सकता है। तो क्विक रेशियो बराबर सूत्र होता है क्विक एसेस्ट या लिक्विड एसेस्ट बट्टा करेंट लायबिलिटीज बट्टा क्या होता है? करेंट लायबिलिटीज या लियाबिलिटी। तो क्या कहा जाता है? तो तरलता अनुपात प्राप्त होता है तरल संपत्तियों यानी क्विक एसेस्ट को किससे डिवाइड करने से? तो करंट लायबिलिटी, तो चल दायित्व से, यानी कि करंट लायबिलिटीज। ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरे प्यारे बच्चों, वह आपका सही होगा। आज हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ते हैं, सटीक ऑप्शन को ही बताते हैं, क्योंकि एग्जाम का समय है, फास्ट रिविजन कर लेंगे। तो चालू अनुपात है, करंट रेशियो है, तो करंट एसेस्ट बट्टा करंट लायबिलिटीज, लिक्विड एसेस्ट बट्टा करंट एसेस्ट, लिक्विड एसेस्ट बट्टा फिक्स एसेस्ट, नन ऑफ दीज। तो करंट रेशियो बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होता है करंट एसेस्ट बट्टा करंट लायबिलिटीज। अगर आपसे पूछा जाए जो करंट रेशियो का सूत्र है, तो करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेस्ट अब बट्टा करंट लायबिलिटीज यानी कि लियाबिलिटीज। तो करंट एसेस्ट बट्टा क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अस्थाई संपत्ति में शामिल होते हैं, यानी द टर्म ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में शामिल होता है क्या? ये मेरे प्यारे बच्चों करंट एसेट है, मशीनरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अस्थाई संपत्ति में जो शामिल होता है वो मशीनरी होता है। डेटर्स ये भी करंट एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस ये भी करंट एसेट है। तो मशीनरी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चों वो सही होगा। नेक्स्ट होगा, चालू दायित्व डॉट डॉट के अंतर देय होता है, यानी चालू दायित्व देय होता है 3 माह 3 मंथ्स, 6 माह 6 मंथ, 9 माह 9 मंथ्स, 12 माह 12 मंथ्स। तो चालू दायित्व देय होता है 12 माह
अर्थात 1 वर्ष के अंदर। 12 माह अर्थात कितने वर्ष के अंदर? 1 वर्ष के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टॉक आवर्त अनुपात के अंतर्गत आता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंदर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो आता है तरलता अनुपात के अंदर, लाभदायक लाभप्रदता अनुपात के अंदर, निष्पादन अनुपात के अंदर, इनमें से कोई नहीं। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो कम्स अंदर जो होता है वो निष्पादन अनुपात यानी एक्टिविटी रेशियो, कौन सा रेशियो? एक्टिविटी रेशियो के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट होगा, तो निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं है, यानी कौन सा मद कैश इक्विवेलेंट नहीं है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट, प्यारे प्यारे बच्चों, ये कैश इक्विवेलेंट होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश इक्विवेलेंट है। कॉमर्शियल पेपर ये भी कैश इक्विवेलेंट्स है। ट्रेजरी बिल ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होता है। यानी आपको अगर पूछे जो रोकर तुल्य के उदाहरण दें, 2 नंबर में पूछा जाता है, तो निम्न में से रोकर तुल्यों के उदाहरण को लिखें। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं, कमर्शियल पेपर लिख सकते हैं, ट्रेजरी बिल लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं, कैश एट बैंक लिख सकते हैं, बैंक अधिविकर्ष, व्यापारिक विपत्र, ट्रेजरी बिल, ये कैश इक्विवेलेंट है। लेकिन आपसे हाई नहीं पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, नहीं में होगा विनियोग, इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि यहीं पर आता वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो विनियोग संबंधी क्रियाओं यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो विनियोग संबंधी क्रियाओं से रोकर प्रवाह का उदाहरण है। तो हमने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अस्थाई संपत्ति से संबंधित मदों को दिखाते हैं, सेल या परचेज को। तो यहाँ ऑप्शन में दिया है नगद विक्रय, कैश सेल्स, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, मशीन को क्रय करने के लिए रोकर भुगतान, लाभांश का भुगतान। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के उदाहरण होंगे ऑप्शन नंबर सी, मशीन को क्रय करने के लिए रोकर भुगतान, पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, यानी मशीन खरीदने के लिए रोकर का जो भुगतान किया गया है यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित है। तो 2 नंबर में भी पूछेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के उदाहरणों को लिखें, तो याद रखिएगा मशीन का क्रय, मशीन का विक्रय, अस्थायी संपत्ति का क्रय, अस्थायी संपत्ति का विक्रय, इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के एग्जाम्पल। नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो निम्न में से एक गैर रोकर मद है, गैर रोकर मद नन कैश आइटम पूछ, डिप्रिसिएशन ये नन कैश आइटम होता है, गुडविल रिटर्न ऑफ ये भी नन कैश आइटम होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा गैर रोकर मद है? तो डिप्रिसिएशन भी गैर रोकर मद है, गुडविल रिटर्न ऑफ गैर रोकर मद है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विशिष्ट दान है, यहाँ पर समझिएगा दान, तो विशिष्ट दान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वह पूंजीगत प्राप्ति हो। यहाँ पर हम 1-2 नंबर का क्वेश्चन बता, अगर एग्जाम हॉल में एक दान किसे कहते हैं परिभाषा या असाइनमेंट में दिया है, याद कर लीजिएगा। दान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपका एक होता है सामान्य दान, एक क्या होता है? सामान्य दान, जनरल डोनेशन, और दूसरा होता है आपका विशिष्ट दान। कौन सा दान? विशिष्ट दान। अगर एग्जाम हॉल में पूछे दान कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे दान मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य दान, ये एनपीओ चैप्टर का क्वेश्चन है, सामान्य दान और विशिष्ट दान। तो अगर आपसे पूछे विशिष्ट दान है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह होता है पूंजीगत प्राप्ति। और अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे सामान्य दान है, तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आयगत प्राप्ति। कौन सा प्राप्ति? आयगत प्राप्ति। तो विशिष्ट दान कौन सा प्राप्ति? तो बता दिए विशिष्ट दान होता है पूंजीगत प्राप्ति। कौन सा प्राप्ति? पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। तो याद रखेंगे और हमेशा जो दान कितने प्रकार के होते हैं, तो दान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य दान और विशिष्ट दान। दान किसे कहा जाता है? परिभाषा याद कर लीजिएगा असाइनमेंट में से। दान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सामान्य दान और विशिष्ट दान। सामान्य दान होता है आयगत प्राप्ति और विशिष्ट दान होता है मेरे प्यारे बच्चों पूंजीगत प्राप्ति। तो यहाँ पूछा जा रहा है विशिष्ट दान है, तो ऑप्शन इसका सही होगा ए, पूंजीगत प्राप्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आईबीआई खाते के आधिक्य को, आधिक्य मतलब सरप्लस यदि होगा, आधिक्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरप्लस। तो आईबीआई खाते के आधिक्य को जोड़ा यानी सरप्लस को ऐड किया जाता है। तो हमने बताया था यदि आईबीआई खाते में आधिक्य होगा, प्रॉफिट में नहीं, लायबिलिटीज में नहीं, कैपिटल फंड, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कैपिटल फंड।
आईबीआई खाते के जो अधिक होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से जो सरप्लस निकलता है उससे कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। और यदि डिफिसिट निकलता है, घाटा निकलता है, तो लेस किया जाता है। इसका मतलब हुआ, अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे आईबीआई खाता प्रदर्शित करता है अधिक या कमी, अधिक या कमी, सरप्लस या डिफिसिट, और सरप्लस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहाँ ऐड करते हैं, कैपिटल फंड में। और डिफिसिट को ऐड नहीं करते हैं, डिफिसिट को लेस करते हैं। किसमें से, तो कैपिटल फंड में से। तो समझ गए होंगे। और आईबीआई खाता कौन सा खाता है, तो नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट। नाम मात्र खाता कौन सा खाता, नॉमिनल अकाउंट। अब प्राप्ति एवं भुगतान खाता कौन सा खाता है, तो वास्तविक या संपत्ति खाता, यानी रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे जो आईबीआई खाते के अधिक को जोड़ा जाता है तो कैपिटल फंड में। आईबीआई खाता कौन सा खाता है, तो नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। और आईबीआई खाता प्रदर्शित करता है तो अधिक या कमी, यानी सरप्लस या डिफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर, यानी गैर व्यापारिक जो संस्था होते हैं उसमें देयता यानी लाइबिलिटीज पर परिसंपत्तियों के, यानी लाइबिलिटीज से संपत्ति अगर अधिक होगा, परिसंपत्तियों के अधिक को, यानी जब सरप्लस होगा तो कहते हैं द एक्सेस ऑफ एसेस्ट। एक्सेस क्या है बच्चों, एसेस्ट एक्सेस है, ज्यादा है। ओवर लाइबिलिटीज, यानी जब लाइबिलिटीज से एसेस्ट अधिक होता है तो उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है कैपिटल फंड, पूंजी निधि। कैपिटल फंड क्या कहा जाता है, पूंजी निधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन आय नहीं है। आय हाय नहीं पूछ रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव बनाते समय। इन्हें जो पूछ रहा है नहीं वाला लगा दीजिएगा है वाला, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। जो नहीं वाला पूछ रहा है या है वाला पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है निम्न में से कौन आय नहीं है, तो चंदा सब्सक्रिप्शन ये आय है, डोनेशन यह भी दान आय है, टिकट की बिक्री सेल ऑफ टिकट यह भी आय है। तो आय कौन सा नहीं है, तो एंडोमेंट फंड, यानी एंडोमेंट निधि जो होता है बच्चों, यह गैर व्यापारिक संस्था के लिए आय नहीं। यह पूंजीगत प्राप्ति होता है। कौन सा प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा एंडोमेंट फंड है तो पूंजीगत प्राप्ति, और यह आय का यहाँ पर स्रोत। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्वेश्चन, आईबीआई खाते में लिखे जाते हैं लेन देन दर्ज करने के, केवल पूंजीगत प्राप्ति, ऑप्शन गलत, केवल आयगत प्राप्ति। तो याद रखेंगे आईबीआई खाते में केवल आयगत प्रकृति की मदों दिखाया जाता है। हमने बताए थे आईबीआई खाता की विशेषता, वीडियो फर्स्ट होगा जो आईबीआई खाता की विशेषताओं को बताएं, 2 नंबर में पूछेगा। तो आईबीआई खाते की निम्नलिखित विशेषता होती है। पहला, आईबीआई खाता क्या होता है, एक नाम मात्र खाता होता है। दूसरा, आईबीआई खाते में केवल और केवल आयगत प्रकृति वाले मदों को दिखाया जाता है, पूंजीगत प्रकृति के मदों को दिखाया नहीं जाता है। क्या हो गया, आईबीआई खाते में लेखे लेन देन दर्ज करने के लिए किया जाता है केवल आयगत प्राप्त प्रकृति। केवल कौन सा प्रकृति, आयगत प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंस रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन, यानी इनकम एंड एक्सपेंस जो होता है रिलेटेड प्राइज फंड से जो संबंधित होता है उसे दिखाया जाता है आईबीआई खाते में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, रोकर खाते में। इसका ऑप्शन होगा आपका सी सही, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। यानी पुरस्कार कोष से जो संबंधित मद होता है उसे दिखाया जाता है चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, यानी कि लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अदत्त चंदा को दिखाया जाता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आर शोन इन। तो अदत्त चंदा को दिखाया जाता है बैलेंस शीट के एसेस्ट साइड में। बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेस्ट साइड में, संपत्ति भाग में। बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेस्ट साइड में। बैलेंस शीट के एसेस्ट साइड में दिखाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे एग्जाम हॉल में बकाया चंदा है तो संपत्ति, अगर आपसे पूछ दे पूर्वदत्त चंदा है तो दायित्व, और बकाया चंदा को दिखाया जाता है संपत्ति भाग में। किस भाग में, संपत्ति भाग में, एसेस्ट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूंजीगत प्रकृति के सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। अब ये बताए थे पूंजीगत प्रकृति की जो सभी प्राप्ति दिखाया जाता है वह आपका दिखाया जाता है, ऑप्शन भी सही होगा, स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट।
आईबीआई खाता में नहीं दिखाया जाता है, लाभ हानि खाता में नहीं दिखाया जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा ही नहीं। तो होगा क्या, पूंजीगत प्रकृति जो होता है, कैपिटल नेचर के जितने सारे होते हैं, वे सभी आपके दिखाए जाते हैं स्थिति विवरण बैलेंस शीट में। और इसी क्वेश्चन में जरा सा परिवर्तन करेगा, जो आयगत लगा देगा, सेम बात रहेगा, जो आयगत प्रकृति क्या कर देगा आपका यहाँ पर पूंजीगत के जगह आयगत क्या कर देगा, तो आयगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है, तो याद रखेंगे आईबीआई खाते में। किस खाते में, आईबीआई खाते में। पूंजीगत प्रकृति पूछेगा तो स्थिति विवरण में, पूंजीगत प्रकृति पूछेगा तो स्थिति विवरण में, और आयगत प्रकृति पूछेगा तो आईबीआई खाते में। किस खाते में, आईबीआई खाते में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंश पूंजी की वास्तविक राशि है। अंश पूंजी का कौन सा राशि आपसे पूछा जा रहा है, वास्तविक राशि। आवाज आ जाए यहाँ। अंश पूंजी का वास्तविक राशि जो है, तो अंश पूंजी की वास्तविक जो राशि होती है वो होती है चुकता पूंजी, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल नहीं होता है, सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं होता है, इशूड कैपिटल भी नहीं होता है। अंश पूंजी का जो वास्तविक राशि होता है, द एक्चुअल अमाउंट इज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का जो एक्चुअल अमाउंट होता है वो होता है मेरे प्यारे बच्चों पेड अप कैपिटल। हिंदी में इसका दो चार नाम है, इंग्लिश देखकर मारिएगा। वास्तविक राशि क्या होगा, पेड अप कैपिटल। कौन सा कैपिटल, पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, 12% पूर्वाधिकार अंश में 12% है। 12% क्या है, ब्याज की दर नहीं, लाभांश की दर। तो याद रखेंगे पूर्वाधिकार अंश की दर 12% क्या है, लाभांश की दर। यदि ऋण पत्र में पूछ दिया जाए जो 12% ऋण पत्र में 12% है, तो ऋण पत्र में होता है ब्याज का दर और अंश में होता है लाभांश की दर। तो 12% पूर्वाधिकार अंश में, ये 12% क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो लाभांश की दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, नाम मात्र की पूंजी जानी जाती है, नॉमिनल कैपिटल को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो नॉमिनल कैपिटल को अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल, ये इस नाम से भी जाना जाता है। रजिस्टर्ड पूंजी इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है ए और बी दोनों, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो नाम मात्र पूंजी को जाना जाता है ए और बी दोनों, अधिकृत पूंजी और रजिस्टर्ड कैपिटल, यानी ऑथराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से जाना जाता है। हो सकता है एग्जाम में आपको दोनों में से कोई एक दे और अलग ऑप्शन दे दे, तो याद रखेंगे नाम मात्र पूंजी को किस नाम से जाना जाता है, नॉमिनल कैपिटल को हम क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। यदि आपको एग्जाम में ये भी पूछ दे जो रजिस्टर्ड कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है, तो नॉमिनल कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, अंशों के अधिमूल्य यानी कि प्रीमियम पर, अधिमूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रीमियम। तो अंशों के अधिमूल्य को, प्रीमियम को आर्थिक चिट्ठे यानी बैलेंस शीट के किस पक्ष में दिखाया जाता है। तो याद रखेंगे बैलेंस शीट में दो पक्ष होते हैं, ऊपर में लायबिलिटीज लिखते हैं और नीचे भाग एसेस्ट कहलाता है। बैलेंस शीट, कंपनी के बैलेंस शीट बनते हैं तो ऊपरी भाग को हम लोग लायबिलिटीज कहते हैं और निचले भाग को एसेस्ट कहते हैं। तो बैलेंस शीट के कितने साइड हो गए, दो, लायबिलिटीज और एसेस्ट। तो कहता है प्रीमियम को, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, इसको कहाँ शो किया जाता है, तो इसको शो किया जाता है लायबिलिटीज साइड में, दायित्व साइड में। लायबिलिटीज साइड यानी कौन सा साइड, दायित्व साइड में। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका, अंशों के निर्गमन पर, अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24, अंशों के निर्गमन पर अधिलाभ का उपयोग किया जाता है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर कैन बी यूज्ड फॉर, यानी प्रीमियम को कहाँ यूज करते हैं, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, इशू ऑफ बोनस शेयर, लाभ के वितरण के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऋण चुकाने के लिए, पेमेंट ऑफ लोन, और इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीमियम का जो उपयोग किया जाता है, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर का जो उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। किस अंशों के निर्गमन के लिए, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। इशू ऑफ बोनस शेयर, यानी कंपनी जब वर्तमान शेयर धारक को बोनस अंशों का निर्गमन करते हैं तो इसके लिए प्रीमियम का उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है, प्रीमियम का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पूंजी संचय बनाया जाता है, कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, पुनर्मूल्यांकन के लाभ में से पूंजी संचय बनाया जाता है, ऑप्शन गलत है। संपत्ति की बिक्री के लाभ से, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, व्यवसाय के क्रय से होने वाले लाभ से, इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर बच्चों सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट। अस्थाई संपत्ति की बिक्री के लाभ जो होते हैं उससे पूंजी संचय का निर्माण किया जाता है। किस संचय का निर्माण किया जाता है, पूंजी संचय का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इनका सही है।
नेक्स्ट पॉइंट होगा क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रदत्त पूंजी ज्ञात करने के लिए पार्थिव पूंजी में से घटाया जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में समझिए, विच ऑफ द फ्लोइंग शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉल्ड अप कैपिटल टू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल। यानी क्वेश्चन कह रहा है आपका, पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए निम्न में से कॉल्ड अप कैपिटल में से क्या घटाया जाता है। पहला दिया है अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस, इसको तो हम नहीं घटाते हैं, इसको ऐड करते हैं। बकाया मांग कॉल्स इन एरियर, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यानी कॉल्ड अप कैपिटल में से हम जो कॉल करते हैं उसमें से पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए हम कॉल्स इन एरियर की राशि को, बकाया मांग की राशि को लेस करते हैं। याद रखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल में से पेड अप कैपिटल ज्ञात करने के लिए, फाइंड करने के लिए किसे घटाते हैं, तो कॉल्स इन एरियर को, बकाया मांग को घटाते हैं, लेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, मांगी गई पूंजी का वह भाग, यानी कॉल किए हुए पूंजी का वह भाग, मांगा गया पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है कहलाता है। तो अतिरिक्त पूंजी एडिशनल कैपिटल, नाममात्र पूंजी नॉमिनल कैपिटल, चुकता पूंजी पेड अप कैपिटल, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल। तो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है उसे हम कहते हैं चुकता पूंजी, यानी पेड अप कैपिटल। चुकता पूंजी यानी क्या कहा जाता है, उसे पेड अप कैपिटल कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछते तो चुकता पूंजी से आप क्या समझते हैं, तो याद रखेंगे जो मांगी गई पूंजी का वह भाग जो वास्तव में अंशधारकों से प्राप्त किया जाता है उसे हम चुकता पूंजी कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। कौन सा कैपिटल, पेड अप कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, तो निम्नलिखित में से कौन सा समता अंशों की विशेषता नहीं है। विशेषता है नहीं पूछा जा रहा है, विशेषता नहीं है। इसमें से कौन समता अंशों की विशेषता नहीं है। या हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इक्विटी शेयर। जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल, तो समता अंश रिस्क कैपिटल होता है, तो ऑप्शन ए इसका विशेषता है। मत का अधिकार यह भी विशेषता है। मूल्यांकन यह विशेषताएं नहीं है। लाभ में अधिकार ये भी विशेषता है। ऑप्शन नंबर इसका आपका सी सही होगा, मूल्यांकन। आपसे नहीं पूछ रहा है इसीलिए मूल्यांकन हुआ। अगर आपसे विशेषता पूछता तो जोखिम पूंजी समतांश की विशेषता होती है। दूसरा है मत का अधिकार, तो समतांशधारी को मत देने का अधिकार होता है, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। लाभ में अधिकार, तो लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करता है समतांशधारी, तो ये भी विशेषताएं हैं। तो नहीं पूछ रहा है तो इसका होगा मूल्यांकन, वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपके सामने, कंपनी का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज इज अंबेडकर ब्रदर्स, बाटा, भारत एंड सन्स, पटना विश्वविद्यालय। तो कंपनी का उदाहरण है बाटा, नाम सुनेंगे बाटा टाटा ये सब कंपनी के नाम होते हैं, तो बाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा परिविवरण जारी किया जाता है। अभी हम समझाए हैं सब्जेक्टिव वाले मॉडल में, जो अंशों के निर्गमन से पहले जो जारी किया जाता है उसे हम परिविवरण पत्र कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस। किसी भी कंपनी के द्वारा अंशों के निर्गमन से पूर्व यानी कि पहले जो जारी किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम परिविवरण कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, परिविवरण पत्र। कौन सा, परिविवरण पत्र। नेक्स्ट होगा, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी बट्टे पर यानी डिस्काउंट पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 किस प्रावधान के अंतर्गत कंपनी बट्टों पर अंशों का निर्गमन कर सकती है, नहीं होगा, नहीं कर सकती है। नहीं कर सकती है तो धारा 53 होगा। यानी आप ऐसे समझिए, जो कंपनी अधिनियम में अंशों का बट्टा पर निर्गमन से संबंधित जो धारा बना है वह धारा 53 बना है। तो बट्टा से संबंधित धारा पूछे तो 53, अब प्रीमियम से संबंधित धारा पूछे तो 52। तो अंशों का निर्गमन बट्टे पर किया जाएगा, इसके लिए प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 में जो दिया गया था वह दिया गया था धारा 53 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है। अब अंशों का निर्गमन बट्टा पर नहीं किया जाता, पहले किया जाता था, लेकिन अगर क्वेश्चन प्रीवियस से उठा ले तो अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, तो निर्गमन पर जो बट्टा होता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर,
हम शेयर जारी करेंगे और बट्टा पर जारी करेंगे। जब ये हम बट्टा पर जारी करेंगे तो यह कंपनी के लिए हानि हो गया। अब यह कौन सा हानि होगा? तो यह हानि होगा पूंजीगत हानि। कौन सा हानि? पूंजीगत हानि। यहाँ भी 2 क्वेश्चन बन सकता है। अंशों के निर्गमन पर बट्टा है, पूंजीगत हानि। अगर आपको यहाँ पर अंश के जगह पर ऋण पत्र दे दे यहाँ पर, तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है तो याद रखेंगे पूंजीगत हानि। यानी अंश और ऋण पत्र जो बट्टा पर निर्गमन किया जाता है तो उससे कंपनी को हानि होती है और यह हानि कहलाता है कौन सा हानि? तो पूंजीगत हानि कहलाता है। कौन सा हानि? पूंजीगत हानि कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? यानी बट्टा पर किस धारा के अंतर्गत? तो अब ये बताए थे 53। अब प्रीमियम पर किस धारा के अंतर्गत? तो 52। यानी भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है? तो 52। अगर पूछे तो प्रीमियम जारी किया जाता है तो धारा 52 के तहत। अब बट्टे पर अंशों को जारी किया जा रहा धारा 53 के तहत। तो प्रीमियम में याद रखेंगे 52, प्रीमियम में याद रखेंगे 52, प्रीमियम में याद रखना है 52 और बट्टा में याद रखना है 53। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमित किए जाते हैं तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है। और यहाँ पहले ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए फिर सब्जेक्टिव समझा रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, जब प्रवर्तकों को अंश निर्गमन किया जाता है, इंग्लिश में समझिएगा, जब प्रोमोटर्स को, किसको? प्रोमोटर्स को अंश निर्गमन करते हैं, जब प्रोमोटर्स को अंश निर्गमन किया जाता है तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? यह है अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल, संपत्ति खाता, एसेट अकाउंट, प्रोमोटर्स खाता और ख्याति खाता। तो याद रखेंगे ख्याति खाता होगा। यानी कि जब प्रवर्तक को अंश निर्गमित किया जाता है तो ख्याति खाता को डेबिट किया जाता है। अगर एग्जाम हॉल में 2 नंबर में क्वेश्चन या सवाल भी पूछ देता है, जो प्रवर्तक को अंशों के निर्गमन के लिए कौन सी जर्नल प्रविष्टियां होगी, इसके लिए एंट्री होगा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट डीआर। कॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल अकाउंट डीआर, गुडविल को डेबिट किया जाता है। और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 नंबरी में सवाल भी पूछा जा सकता है, कल हम आपको सवाल भी बताएंगे एक क्वेश्चन। याद रखेंगे प्रवर्तकों को जो अंश निर्गमन करेंगे उसके लिए एंट्री क्या होगा? चाहे तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट दीजिए या गुडविल दीजिए। तो गुडविल अकाउंट डीआर और टू क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर समूल्य पर जारी करेंगे तो, अगर प्रीमियम पर जारी करेंगे तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी क्या होगा? प्रीमियम अकाउंट। कर याद रखिएगा, यदि 2 नंबरी में पूछे प्रवर्तकों को अंशों को निर्गमन के लिए कौन सी जर्नल प्रविष्टियां की जाती है, तो याद रखेंगे गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट समूल्य की दशा में। और अगर प्रीमियम रहेगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग इशू ऑफ शेयर्स, बीइंग इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग इशू ऑफ शेयर टू प्रमोटर्स। कल सवाल में दिखाएंगे। तो आपको कहता है कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा, तो कौन सा खाता डेबिट किया जाएगा? गुडविल। यहाँ हमने लगा दिया ख्याति खाता यानी गुडविल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरण किए गए अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। यानी जब हम अंशों को हरण करते हैं, जब्त करते हैं, तो जब्ती से आप क्या समझते हैं? अगर 2 नंबर में पूछेगा, देखिएगा, जब अंशधारी के द्वारा अंशों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो इसे हम अंशों का हरण कहते हैं। अगर पूछे दे एग्जाम हॉल में अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं, तो जब अंशधारियों के द्वारा अंशों की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उसके अंशों को हरण किया जाता है। अब हरण किए गए अंशों को हम 3 प्रकार से निर्गमन कर सकते हैं, सममूल्य पर भी, प्रीमियम पर भी और कटौती पर भी। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि छूट पर जारी किया जाएगा तो किस खाते को डेबिट किया जाता है? तो खाता जो डेबिट किया जाता है वो क्या जाता है? अंश अपहरण खाते यानी शेयर फोरफिटेड अकाउंट। कौन सा अकाउंट? शेयर फोरफिटेड अकाउंट। जब जब्त अंशों को बट्टा पर निर्गमन किया जाता है तो शेयर फोरफिटेड या शेयर फोरफीचर अकाउंट को डेबिट किया जाता है। कल इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बताएंगे, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक कंपनी में सदस्यों का दायित्व होता है। कंपनी में जो सदस्य का दायित्व होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है सीमित। कौन सा दायित्व होता है? सीमित। तो एक कंपनी में सदस्य के दायित्व होते हैं सीमित। एक कंपनी में सदस्य का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है और फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट्स द रिड्यूस्ड ऑफ। यानी अंश का जब हरण होता है तो इससे क्या घट जाता है? पेड अप कैपिटल
ऑथराइज कैपिटल, फिक्स एसेट, रिजर्व कैपिटल। तो याद रखेंगे जब अंशों का हरण किया जाता है तो इसे पेड अप कैपिटल घट जाता है, चुकता पूंजी घट जाता है। कौन सा पूंजी घट जाता है? चुकता पूंजी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, होगा टेबल एफ। कौन सा? टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना, ध्यान से देखिएगा, एक मॉडल सेट में दिए थे बकाया याचना, एक मॉडल सेट में दिया है अग्रिम याचना। तो टेबल एफ के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज की अधिकतम दर होती है। अगर आपसे अग्रिम याचना पूछे, मैक्सिमम रेट पूछे कॉल्स इन एडवांस का, तो कॉल्स इन एडवांस का मैक्सिमम रेट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो 12% होता है। कितना प्रतिशत? 12%। तो याद रखेंगे अगर अग्रिम याचना यानी कॉल्स इन एडवांस का मैक्सिमम रेट पूछे टेबल एफ के अनुसार तो 12% प्रतिवर्ष, और यदि बकाया याचना पूछा जाए तो 10% प्रतिवर्ष। कौन सा याचना? बकाया। अगर आपसे बकाया याचना पूछा जाए तो बकाया याचना में होगा आपका कितना परसेंट? तो बकाया याचना आपका होगा 10%। बकाया याचना कितना परसेंट? 10%। तो बकाया याचना की दशा में 10%। बकाया याचना को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर की दशा में 10% और कॉल्स इन एडवांस की दशा में मैक्सिमम रेंट 12%। किसके आधार पर? तो टेबल एफ के अनुसार। टेबल किसके अनुसार? एफ के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा आपके पास, तो यदि 10 रुपये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 रुपये वाला समतांश 12 रुपये में, यानी अंश का दाम है 10 रुपया, जारी कितना में किया जा रहा है? 12 रुपया। अब ये बताए थे अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर अंशों को जारी किया जाता है इसे हम प्रीमियम कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? प्रीमियम कहते हैं। यह है यदि 10 रुपये वाला समतांश 12 रुपये पर निर्गमित किया जाता है तो इसे कहा जाता है सममूल्य पर निर्गमन, अधिक मूल्य पर निर्गमन, कटौती पर निर्गमन, इनमें से कोई नहीं। यह होगा अधिक मूल्य पर निर्गमन। यानी अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अगर निर्गमन किया जाता है तो इसे अधिक मूल्य पर निर्गमन कहा जाता है। इशूड एट प्रीमियम कहा जाता है। इशूड एट क्या कहा जाता है? प्रीमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट आपसे पूछा जा रहा है। जो बैलेंस शीट बनाया जाता है अनुसूची 3(1) भाग 2, तो इससे तो नहीं। अनुसूची 3 भाग 1, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार आर्थिक चिट्ठा जो बनाया जाता है वो अनुसूची 3 भाग 1 के अनुसार बनाया जाता है। और इसी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दे दे, लाभ हानि खाता बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो याद रखेंगे बैलेंस शीट अनुसूची 3 और भाग 1। अनुसूची 3 भाग कितना? 1। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है वह अनुसूची 3 और भाग 2। भाग कितना? 2। तो यदि याद रखिएगा, यदि आपको एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन पे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है तो अनुसूची 3 भाग 1 के आधार पर, और लाभ हानि खाता बनाया जाता है तो अनुसूची 3 भाग 2। अनुसूची 3 भाग कितना? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंपनी में निश्चित दर से लाभांश किसको दिया जाता है? समता अंशधारी को, पूर्वाधिकार अंशधारी को, ऋण पत्रधारी को, प्रवर्तकों को। हमने आपको बताया है जो निश्चित दर से जो लाभांश दिया जाता है वह आपका दिया जाता है पूर्वाधिकार अंशधारी को। किस अंशधारी को? पूर्वाधिकार अंशधारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऋण पत्रों के निर्गमन का उद्देश्य होता है। पत्र के निर्गमन का क्या उद्देश्य? द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर इज, का ऑप्शन ए सही होगा, नई परियोजना में निवेश के लिए। यानी ऋण पत्र का जो निर्गमन किया जाता है कंपनी के द्वारा वह मुख्य रूप से नई परियोजना में जब निवेश करना होता है तो कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्रों का क्या करती है? निर्गमन करती है। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्रोजेक्ट, इन्वेस्टमेंट इन क्या होगा? न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऋण पत्र वित्त का किस प्रकार का स्रोत है? दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, अति अल्पकालीन, वेरी शॉर्ट टर्म, नन ऑफ दीज। तो ऋण पत्र जो है, डिवेंचर जो है, वो आपका दीर्घकालीन, वित्त का दीर्घकालीन स्रोत होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सामान्यतः ऋण पत्र होते हैं
जनरली डिबेंचर आर सुरक्षित यानी सिक्योर्ड होगा। समांतर ऋण पत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंपनी नियम 2014 के अनुसार शोधन के पूर्व शोधनीय ऋण पत्रों के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण करना होगा? हमने बताया था पुराने में है 25% और अगर आपसे नया पूछे तो 10% होता है। इन पत्रों के शोधन का जो निर्माण किया जाता है तो कंपनी अधिनियम 2014 के आधार पर 25%, अब मिसलेनियस नियम के आधार पर जो नया वाला आया है उसके आधार पर 10%। तो पुराना में कितना होगा? तो 25% इसका आंसर होगा और विनियोग 15%। क्या होगा? समान संचय को आर्थिक चिट्ठे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? समान संचय यानी दिया हुआ है अंदर विच हेडिंग ऑफ बैलेंस शीट इज जनरल रिजर्व शोन, यानी जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? हमने क्या बताया था? कोई भी रिजर्व रहे, कोई भी आपको सरप्लस हो, किसी प्रकार का निगेटिव बैलेंस हो, लाभ या हानि, लाभ हानि और संचय को दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत, संचय एवं अतिरेक के अंतर्गत। तो जनरल रिजर्व को दिखाया जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो याद रखेंगे कभी भी रहेगा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व, जिसमें रिजर्व या फंड लग जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट बैलेंस रहेगा उसे हम दिखाते हैं संचय एवं अतिरेक यानी रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्रारंभिक व्यय को यानी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को डॉट डॉट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। गैर चालू संपत्ति नॉन करेंट एसेस्ट, चालू संपत्ति करेंट एसेस्ट, गैर चालू दायित्व नॉन करेंट लायबिलिटीज और प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से घटाया जाएगा, डिडक्टेड फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। याद रखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। याद क्या रखना है? जो प्रारंभिक व्यय जो होते हैं उसे प्रतिभूति प्रीमियम संचय में से क्या किया जाता है? घटाया जाता है। और यदि यहाँ पर ऑप्शन में यह ना दे, हेड का नाम दे दे रिजर्व एंड सरप्लस, तो ऑप्शन में मार दीजिएगा रिजर्व एंड सरप्लस। ये भी कभी कभी पूछ जाता है प्रारंभिक व्यय को किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है? तो रिजर्व एंड सरप्लस शीर्षक के अंतर्गत। और सरप्लस में से क्या होता है? प्रीमियम में से क्या होता है? उसे घटाया जाएगा, निगेटिव बैलेंस को लेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्वेश्चन, तो पेटेंट्स एवं कॉपीराइट किस शीर्षक के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखेंगे पेटेंट्स और कॉपीराइट जो होता है वह इनटांजिबल एसेट होता है, अमूर्त संपत्ति। जैसे इनटांजिबल एसेट में क्या सब होते हैं? तो गुडविल होगा, पेटेंट्स होगा, कॉपीराइट होगा, ट्रेडमार्क होगा। अगर यह सब ऑब्जेक्टिव पूछे, जो गुडविल है इंटांजिबल एसेट, कॉपीराइट है इंटांजिबल एसेट, ट्रेडमार्क है इंटांजिबल एसेट, पेटेंट्स है इंटांजिबल एसेट, तो यह सब जो होते हैं वह इंटांजिबल एसेट होता है। कौन सा एसेट? इंटांजिबल एसेट। यदि फिक्स एसेट भी दे दे, दोनों दे दे, तब दोनों में मारिएगा। ख्याति मूल्यवान संपत्ति भी होता है। ख्याति क्या होता है? मूल्यवान संपत्ति होता है। तो पेटेंट्स और कॉपीराइट जो है यहाँ पर इनटांजिबल एसेट है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? करेंट एसेट, करेंट एसेट नहीं होता है, लिक्विड एसेट ये भी नहीं होता है, तो होता क्या है? इंटांजिबल एसेट होता है। तो यहाँ पर होगा इंटांजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, तो सम विच्छेद बिंदु उस बिंदु को कहते हैं जहां कुल लागत कुल बिक्री के क्या होगा? बराबर होगा। कुल लागत कुल बिक्री से अधिक होगा, नहीं होगा ऑप्शन। कुल लागत बिक्री से कम होगा, नहीं होगा। कुल लागत कुल बिक्री से आधी होगी, नहीं होगा। उस ब्रेक इवन पॉइंट में क्या बताए थे? ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु होता है जहां लागत हर हमेशा बिक्री के क्या होता है? बराबर होता है। तो सम विच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं? जहां पर कुल लागत कुल बिक्री के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टोटल कॉस्ट आर इक्वल टोटल सेल, यानी यहाँ पर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो उस बिंदु को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु। कौन सा बिंदु? सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा, आय विवरण क्या दर्शाता है? पुस्तकों की शुद्धता, एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि, रोकर वही का शेष, इनमें से कोई नहीं। तो आय विवरण प्रदर्शित करता है एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि, यानी कि आय विवरण क्या प्रदर्शित करता है? एक निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि। और यदि पूछ दे जो आय विवरण का दूसरा नाम क्या है, तो लाभ हानि खाता को आय विवरण के नाम से जाना जाता है, या आय विवरण को लाभ हानि खाते के नाम से जाना जाता है। तो हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में ही बताएं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और 3 मॉडल बताए हैं उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ऐप पर भी 1-2 दिए हैं उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो तो कॉल कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।